वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है सोशल साइंस का, इसका टाइटल है द अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, इसको स्टडी करने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो इन फ्यूचर, इफ यू हैव सेट एनी गोल, देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको हिस्ट्री स्पेशली तैयार करना होता है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, वॉच द कंप्लीट वीडियो, शेयर इट मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो आई विल एक्सप्लेन एनीथिंग इन इजी लैंग्वेज इन हिंदी। अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी यूरोपियंस इंडिया क्यों आए और कैसे आए। So, जो यूरोपियंस थे, they were attracted by the prosperity and culture of India and they came to India for the trade. So now, we have learned in the previous standard that many years ago, our country was one of the leading countries in the world. So, before the arrival of the Turks and Mughals, इन लोगों के अराइवल से पहले भारत की बोलते थे सोने की चिड़िया, यानी इंडिया इतना प्रॉस्परस कंट्री था कि हम लोग बहुत ही प्रॉस्परस थे, इसलिए इंडिया को बोलते थे सोने की चिड़िया। फिर मोगल्स, तुर्क, ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज, फ्रेंच, all these all these persons came to India for trade. वो लोग ट्रेड के लिए आए। द मोगल्स, तुर्क्स अटैक्ड इंडिया टू लूट इट, उन्होंने लूटा भारत देश को। एंड फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो 17th सेंचुरी तक इंडिया का जो जीडीपी था वो 33% था। या इंडिया का जीडीपी 33% था। आज हमारा जीडीपी 8% करने में हमको काफी तकलीफ होती है ना। हम यानी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, यदि पूरी दुनिया 100 रुपए कमाती थी तो उसमें 33 रुपीज इंडिया का होता था शेयर, मीन्स लॉयन शेयर। यानी इंडिया वॉज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। Why? Because we believed in trade and business. हम लोग ट्रेड और बिजनेस में मानते थे। That's why we were very prosperous and the other countries were attracted to the prosperity of India. और हमारा जो कल्चर था उससे भी वो लोग इन्फ्लुएंस हुए थे। Earlier the merchants from the various countries came to India from the northwest. ये रूट याद रखने हैं, by land route and the for the purpose of trading. पहले नॉर्थ वेस्ट से आते थे ट्रेडिंग करने के लिए। For years, the Arab traders undertook trade through land route. इस रूट को हम बोलते थे सिल्क रूट। This route was known as Silk Route. But as situation changed, trade through land route stopped. लेकिन situation change हुई। क्या situation change हुई? In 1453, there is a place in Constantinople. आज हम इसको इस्तांबुल बोलते हैं। इसको तुर्क इन्वेडर्स ने लूट लिया और ये जो हमारा जो रूट था, लैंड रूट, वो इसके यहां से पास होता था, इस्तांबुल से। तो इस्तांबुल से जो सी रूट था, लैंड रूट, वो बंद हो गया। उसके बाद जो ट्रेड था इट वाज कंपलसरी। इंडिया में से जो भी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, जैसे कि सिल्क, कॉटन क्लोथ, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइस, इनके बिना जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो रह नहीं सकती। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड्स था ये। तो उनके लिए उसको नया सी रूट खोजने की जरूरत हुई। To take the advantage of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India. तो ये जो क्वेश्चन में भी आज कि which things were exported from India, तो सिल्क, कॉटन क्लोथ, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस were exported from India to the European countries. और जब ये चीजें बंद हो गई तो उनको नए सी रूट को खोजने की जरूरत हुई। मैनी ग्रेट एडवेंचरस ट्राइड। उसमें सक्सेसफुल होने वाला पर्सन था वास्को द गामा। सबसे पहले ट्राई किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कोलंबस वाज एन इटालियन एक्सप्लोरर, याद रखना, वो इटाली का रहने वाला था। वाज वन ऑफ द ब्रेव सेलर्स हु वेंचर्ड आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया। वो इंडिया के सी रूट को फाइंड आउट खोजने के लिए निकला। ही थॉट दैट वन कैन गो टू ईस्ट वाया वेस्ट। वो उसका माना था कि ईस्ट जाना हो तो हम वेस्ट से जा सकते हैं। व्हाई डिड ही बिलीव सो?
वो ऐसा क्यों मानता था, ये आप पे मैंने छोड़ा, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका। वो इंडिया आने वाला था मगर कहां पहुंच गया, अमेरिका। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. उसने ये खोजा था in 1492 अमेरिका। अमेरिका was discovered in 1492 by Columbus, okay? और उसको ऐसा लगा कोलंबस को कि वो इंडिया पहुंचा, इसलिए वहां के जो नेटिव्स थे उसको उसने नाम दिया रेड इंडियन। यस, यू विल बी सरप्राइज टू नो, वहां के जो मूल निवासी थे, जो ट्राइब्स थे, नेटिव्स थे अमेरिका के, उसको उसने नाम दिया रेड इंडियन, ओके। और आज हम जिसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ये इसका नामकरण भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। एंड क्रिस्टोफर कोलंबस डायड इन 1505। और तब तक उसको ये लगता रहा कि मैंने इंडिया की खोज की है। फिर बाद में इसकी जो भूल थी इसको सुधारा एक पर्सन ने, हिज नेम वाज अमेरिगो वेस्पुची। उसने करेक्ट किया उसकी मिस्टेक को, तो इसलिए अमेरिगो वेस्पुची के नाम से इस प्लेस का नाम पड़ा अमेरिका। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये टैक्स के बाहर का भी बहुत कुछ बताऊंगा, मजेदार आपका ये सब सेशन होने वाला है। तो अमेरिका नाम कैसे पड़ा हो आप लोगों को पता चल गया। Hence, even today the natives of America are called Red Indians. I have told you कि वहाँ उनके जो नेटिव्स हैं उसको रेड इंडियंस को क्यों बोलते हैं, और जो कैरिबियंस हैं उनको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज। नाउ वास्को द गामा। वास्को द गामा ए नेटिव ऑफ पोर्टुगल डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया। वास्को द गामा ने सी रूट को डिस्कवर किया था। ही एनसर्कल्ड कैप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड इज द पोर्ट ऑफ कालीकट इन 22 में 1498। अब मैं इसकी कहानी बताता हूं। वास्को द गामा अपने साथ 3 शिप लेके चला था, सांता मारिया, पिंटा एंड नीना। ये 3 शिप लेकर के चला था। उसको उसके हिसाब से ये जो शिप थे वो बहुत बड़े थे, यानी यूरोप के सबसे बड़े शिप थे उसके हिसाब से। नाउ यू सी ही वॉज अफ्रेड। ये जो शिप थे ये समुद्र का सामना नहीं कर सकते थे, तो क्या करता था, जो सी शोर होता था उसके किनारे किनारे ये लोग ट्रैवल करते थे। जब ये केप ऑफ गुड होप पहुंचा तो इसके जो शिप्स थे ये समुद्र में टिकने लायक नहीं थे। सो ही वॉज अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग। तो एट दैट टाइम उसको एक गुजराती मिला इन कैप ऑफ गुड होप, हिज नेम वॉज कान्हा। तो कान्हा, ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं, ये चीज जो थी कोलंबस ने अपने जनरल में लिखा है। उसने बताया कि कान्हा के जो शिप थे ये 12 टाइम्स बिगर थे देन द शिप्स ऑफ वास्को द गामा। यानी इंडिया कितने आगे था टेक्नोलॉजी में, यू कैन इमेजिन। तो कान्हा ने बोला कि आई विल हेल्प यू टू रीच इंडिया। उसने उसको प्रोटेक्ट किया, उसके शिप्स को, और वो इंडिया लेके आया कान्हा। फिर ये कालीकट पे उतरा और वहां पे उस समय जामोरिन राजा का शासन था। जामोरिन राजा का शासन था और जामोरिन राजा से उसने बिजनेस करने की परमिशन ली एंड ही स्टार्टेड ट्रेड, ओके। एंड यू विल बी सरप्राइज, उसका जितना भी कॉस्टिंग हुआ था, जितना भी एक्सपेंस हुआ था, उसका 60 टाइम उसने अर्न किया। इसकी ये जो ट्रिप थी उसका जो भी कॉस्टिंग हुआ था वो सब भर के ले गया, उसने अपनी कंट्री में बेचा, और जो भी कॉस्टिंग था उसका 60 टाइम उसको अर्निंग हुआ था। द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश्ड ए फोर्ट इन कालीकट फॉर ट्रेड इन 1500 सी। कालीकट में उन्होंने पहला अपना ट्रेड के लिए फोर्ट बनाया। दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ नेमली अल्बुकर्क टू सेफगार्ड द फोर्ट। ये सब नाम याद रखना। अल्बुकर्क को उसका अपने कमांडर बनाया गया। मूविंग नॉर्थवर्ड, अल्बुकर्क कॉन्कर्ड गोवा इन 1506 सी। बाद में दे केम एज ट्रेडर्स और दे वेर एक्चुअली रोबर्स। उन्होंने गोवा को जीत लिया इन 1506। Within a span of 100 years, the Portuguese took control over Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai, and island of Lanka. Okay. Now you see, मुंबई जो था ये पोर्टुगीज के हाथ में था। फिर जब मुंबई जो पोर्टुगीज की एक प्रिंसेस थी उसकी शादी
इंग्लैंड के प्रिंस से हुई, तो उन्होंने दहेज में अंग्रेजों को मुंबई दिया था। यस, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उन्होंने क्या क्या जीता ये आप ध्यान में रखिए। पोर्टुगीज ने गोवा को उनके फुल कंट्रोल में था, वो उनका मेन सेंटर था। एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल। इन द बिगिनिंग ऑफ 17th century द पोर्टुगीज एक्सपांडेड देयर ट्रेड टू बंगाल। बंगाल तक अपना ट्रेड ले गए। एट दिस टाइम द मुगल एम्परर शाहजहां रूल्ड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम दिल्ली। सूबेदार जो शाहजहां का जो था उसका शासन चलता था उस समय इंडिया में। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज। तो बंगाल का जो सूबेदार था उसने शिकायत की पोर्टुगीज का जो बिहेवियर था। आई हैव टोल्ड यू कि दे वेयर रॉबर्स, वो ट्रेडर्स नहीं थे, वो लुटेरे थे, उस जहाजों को लूटते थे। दे वेयर पायरेट्स। पायरेट्स यानी जो जहाजों को लूटता है वो। So thus the fort of Hooghly was demolished and the ships were burned as per the order of the emperor. तो राजा ने जो शाहजहां था उसने आदेश दिया गया उनका जो हुगली का जो फोर्ट था उसको डेमोलिश कर। हुगली इज इन वेस्ट बंगाल। उसको डेमोलिश कर दिया, उनके जो शिप्स थे उसको जला दिया गया। इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल केम टू एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ दीव दमन एंड गोवा। तो पोर्टुगीज जो शासन था एंड हो गया, खाली उनके हाथ में तीन चीजें रह गई, दीव दमन एंड गोवा। इसमें दीव दमन हमारे इंडिया में है, जो द डच। आफ्टर 100 years arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, डच जो लोग थे दे लिव्ड इन हॉलैंड, अभी उसका नाम नेदरलैंड हो गया है, केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। वो लोग भी ट्रेडिंग के लिए आए। इनिशियली दे एस्टेब्लिश फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास। ये नाम याद रखना, उन्होंने पुलिकट और मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, ओके, वहां पे फोर्ट एस्टेब्लिश किया। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन 1663। उन्होंने आगरा में भी फोर्ट स्थापित किया। मीन वाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने भी 16th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आगे आएगा आपके। डच कुड नॉट विथ स्टैंड द कंपटीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिर जो डच लोग थे वो ब्रिटिश के सामने कंपटीशन में सफल नहीं हो सके एंड दे हैड टू गो। British interest in India during the reign of Queen Elizabeth of England in year 1600 C, the British established the East India Company. Britishers ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। The company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मर्चेंट्स। जो व्यापारी लोग थे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने एक कंपनी बनाई एंड दे नेम्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इसका नाम क्या रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन 1608 सी। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस, द कैप्टन ऑफ द शिप, वाज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। 1608 में सबसे पहला शिप आया, कहाँ आया? सूरत में, और उसका कैप्टन था डब्ल्यू हॉकिंस। ही मेड जहांगीर, उस समय जहांगीर का शासन था, टू गेट द परमिशन टू ट्रेड। देयर आफ्टर सर थॉमस रो, ये भी याद रखना है। उसके बाद थॉमस रो आया, टू एक्वायर द परमिशन टू एस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। सूरत में ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने की उसने परमिशन ली। लेटर दिल्ली वेंट टू इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां। फिर वो दिल्ली किसके हाथ में गई? शाहजहां। शाहजहां शाहजहां वाज द सन ऑफ जहांगीर, gave permission to the British to carry out trade in Bengal. शाहजहां ने उसको परमिशन दी कि आप बंगाल में बिजनेस कर सकते हैं। तो टॉमस रो ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे शाहजहां को, उसको खुश करने के लिए। नाउ द फ्रेंच, जो फ्रांस में जो लोग रहते हैं उनको हम फ्रेंच बोलते हैं। द फ्रेंच एस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 सी। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आप ये सब याद रखना आपको। एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुदुचेरी, जिसको आज हम पौंडीचेरी कहते हैं। ओके, फ्रेंच ने कहां कहां पे अपने फैक्ट्री स्थापित की थी, याद रखना। सूरत, मछलीपट्टनम, पुदुचेरी। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वाज जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स।
ओके, हु हैड द डिजायर टू एक्सपेंड द यूरोपियन रूल इन इंडिया, वो अपना रूल इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहता था। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. अब ये जो ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच दोनों में वॉर हुआ, वो अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहते थे। There were innumerable disputes and battles, and finally the British emerged as winners. ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच थे उनके बीच में बहुत से वॉर हुए और अंत में जीत किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की। However, the French retained their control over the trading center of Puducherry, माहे एंड चंद्रगढ़, ये 3 जगहों पे उनका शासन का बिजनेस चलता रहा। और जब इंडिया फ्री हुआ उसके बाद वो लोगों ने ये चीजें छोड़ी, यानी इंडिया फ्री होने के बाद भी ये 3 चीजें जो थी यूनियन टेरिटरी की थी, ये फ्रेंच लोगों के हाथ में थी। ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, याद रखिएगा। Established the first port in the years 1651 CE. The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against the annual payment. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किससे परमिशन ली? औरंगजेब से। औरंगजेब किसका बेटा था? वो था शाहजहां का बेटा। okay? तो उन्होंने परमिशन कैसे ली कि हम लोग आपको टैक्स नहीं लेंगे लेकिन आपको एनुअल पेमेंट करेंगे, इस तरह से उन्होंने परमिशन ली। द एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल 1757 सी एंड 1857 सी। बाय दिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी। उन्होंने देखा, द ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, कि द इंडियंस वे आर नॉट यूनाइटेड, इंडिया में यूनिटी नहीं थी। तो इंडिया के जो किंग्स थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। ओके, सो दे गॉट अ चांस टू एस्टेब्लिश देयर रूल, वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल ओनली द कंपनी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग, हाउएवर मेनी ऑफिसर्स हु वर एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेडिंग डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। तो कंपनी को दिया गया था कि कंपनी को टैक्स फ्री मिलेगा, लेकिन बहुत से जो ट्रेडर्स थे वो प्राइवेट बिजनेस करते थे फिर भी वो टैक्स नहीं देते थे। As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. तो क्या हुआ, जो अमाउंट टैक्स कलेक्शन थी वो रिड्यूस हो गई। तो बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था मुर्शीद कुली खान, उसने इसको अपोज किया। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान, और अली वर्दी के खान में भी ये डिस्प्यूट चलता रहा, उसके समय में भी, अली वर्दी खान के में भी। After Ali Vardi Khan, his son Siraj-ud-Dौla took charge. देखिए, मुर्शीद खान के समय में ये समय डिस्प्यूट खड़ा हुआ, अली वर्दी खान के समय में भी चला, सिराजुद्दौला के ने चार्ज लिया तब भी ये प्रॉब्लम चल रहा था। He got involved into a major battle with the British. तो उस ब्रिटिश के साथ उसको बैटल में उतरना पड़ा, बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला became नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर ऑफ 1756, ये याद रखना फिगर। बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. अब अंग्रेज लोग जानते थे कि ये सिराजुद्दौला उनको टिकने नहीं देगा, तो उसने उसके जो अपोनेंट्स थे उनको कॉन्स्पिरेसी करके उनको सपोर्ट करना शुरू किया। वो लोग नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठे। There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. टैक्स को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था। When the British merchant failed to pay taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. अब देखो, जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनको भी टैक्स पे करना था, बट दे यूज्ड टू पे ऑन टाइम, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स नहीं भरते थे। तो अब ये जो सिचुएशन थी बहुत गंभीर हो गई। He ordered the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and conditions. उसने बोला अब आप लोग किले फोर्टिफाई नहीं करोगे, यानी किला नहीं बनाओगे फैक्ट्री के आजू बाजू, रेगुलर टैक्स भरना होगा और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से तुमको बिजनेस करना होगा। This provocation was enough for the Siraj to opt for war and he succeeded in expelling the British from Calcutta. अब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता से जो ब्रिटिशर्स थे उनको निकाल दिया।
द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, क्लाइव ब्राइब मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला विद ए प्रॉमिस टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम एंड कन्विंस हिम टू जॉइन देयर साइड। अब जो रॉबर्ट क्लाइव, डू यू नो व्हाट ही वाज अ सिंपल क्लर्क इन ब्रिटिश इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव की औकात थी एक क्लर्क की, उसकी सैलरी थी 7 रुपीज पर मंथ उस समय। ठीक है, और वो एक अदना सा, एक सिंपल सा क्लर्क था। और डू यू नो फ्रेंड्स, उसकी आर्मी कितनी थी? उसकी आर्मी में थे ओनली 300 सोल्जर्स। सिराजुद्दौला की आर्मी में कितने थे? अप्रोक्सीमेटली 15,000 सोल्जर्स ये सिराजुद्दौला में थे। फिर भी सिराजुद्दौला की सेना हार गई। तो लॉर्ड क्लाइव ने अपनी रानी को, एलिजाबेथ को लेटर लिखा कि प्लीज सेंड मी द आर्मी, मुझको आर्मी की मदद चाहिए। तो रानी ने कहा था कि उस समय जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वॉर चल रहा था, बोले वी कांट हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का उपयोग करो। युद्ध जो है वो हथियार से नहीं जीते जाते, दिमाग से जीते जाते। तो क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ड्राइव किया, रिश्वत दी। किसको? सिराजुद्दौला का जो कमांडर था उसका नाम था मीर जाफर, और उसको अपनी साइड में ले लिया। विद हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। और प्लासी के युद्ध में उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया और मार दिया। फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो, प्लासी का युद्ध चल रहा था तो जितने ब्रिटिश सोल्जर्स थे उससे ज्यादा इंडियन जो नॉर्मल पब्लिक थी वो वहां इकट्ठी हुई थी युद्ध देखने के लिए। अगर इंडिया के जो लोग थे जो वहां पे गैदर होते, उन्होंने पत्थर भी मारा होता तो भी अंग्रेज लोगों के शासन का वहां पे अंत हो जाता। बट इंडियंस ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये राजाओं का युद्ध है, हमको लेना देना नहीं है। सच वॉज द मेंटालिटी ऑफ द इंडियंस। हम लोग ऐसे ही गुलाम नहीं बने। This was the first war fought by the company in India which marked the beginning of British rule in India। और इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई। Thus this war is considered to be a turning point in the history of India। इसलिए इस वॉर को हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। याद रखना, वॉर ऑफ प्लासी, इट वाज फॉट इन 1757। और इसके बाद उन्होंने 190 वर्षों तक भारत में शासन किया। ओके, ये टर्निंग पॉइंट था। अब इस प्लेस को बोलते हैं प्लासी। ये जो जहां ये वॉर हुआ उसको बोलते हैं प्लासी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस जगह का नाम प्लासी कैसे पड़ा। लेट मी सी। ओके, नाउ बैटल ऑफ बक्सर। एज प्रोमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। देखिए, सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला के बाद कौन आया? मीर जाफर। उसको उन्होंने रिश्वत दी थी, उसको नवाब बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। रॉबर्ट क्लाइव भी इंग्लैंड चला गया। वो अपने साथ बहुत बड़ी धन दौलत लेके गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफर बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड्स ब्रिटिश। अब मीर जाफर ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये हॉस्टाइल हो गया। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। उसका जो सन इन लॉ था, जमाई, उसको उसकी जगह पे रखा गया। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। ये काफी एफिशिएंट, डिसिप्लिन और क्लेवर था। द प्रॉब्लम अरोज between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other in 1763। अब देखिए, अभी भी जो टैक्स का जो विवाद था वो चालू था। तब फिर से युद्ध हुआ। अब ये हुआ था 1763 में। मीर कासिम वाज द डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। कंपनी ने उसको हरा दिया लेकिन वो बच गया। ही रिकॉग्नाइज्ड हिज आर्मी अलोंग विद द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ अवध, शुजा उद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। ये तीन लोगों की आर्मी थी। देखिए, ये यूनाइटेड आर्मी थी। देयर कंबाइंड फोर्सेस मेड द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर एंड ऑल ऑफ सडन बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर वाज अंडर देयर कंट्रोल। ये तीनों राजा हार गए तो बंगाल, अवध
और मुगल एम्पायर उनके कंट्रोल में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। फिर रॉबर्ट क्लाइव को वापस इंडिया भेजा गया, उससे पहले इंग्लैंड जा चुका था। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज एज ए पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। यानी एक कंपनी जो खाली बिजनेस ट्रेड करने के लिए आई थी, एंड दे बिकम द रूलर ऑफ दिस कंट्री, दिस सब कॉन्टिनेंट इंडिया। सो ये सोचने वाली बात है कि हम लोग गुलाम क्यों बने। आई हैव टोल्ड यू, अब आप लोग सोचिएगा। एक्सरसाइज, Italian was the Italian or who accepted the challenge to discover sea route of India was Columbus. Robert Clive conspired to murder Siraj Uddola. ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ आपको बाकी की एक्सरसाइज कर लेना। आई एम श्योर आपको इस चैप्टर में काफी मजा आया होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।